जो भी वैल्यू हमने उसमें ऐड करी है इट कैन बी चेंज। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे 20 कर दूं तो वो हो जाएगा, ए के अंदर 20 वैल्यू फिट हो जाएगी, मतलब 10 को हटा के उसने 20 को ओवरराइड कर दिया है। ओके, होप वेरिएबल्स आर क्लियर। डू यू गाइस एनी डाउट? No doubt, sir. No doubt. Okay, cool. So types of variable. So first one is local. Like there are three types of variable. It is local variable, instance variable, and static variable. जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो क्लास के अंदर और मेथड के अंदर बनता है। मेथड क्या है? फंक्शन है। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? किसी प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शनलिटी यूज करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या होएगा, जैसे फंक्शंस का जो स्कोप है वो इन दो कर्ली बेसिस के अंदर है। अगर इसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंट n इक्वल टू 90 यूज किया, तो ये लोकल वेरिएबल है। मतलब ये जो n की वैल्यू 90 है वो सिर्फ इस मेथड के अंदर के लिए है। अगर हम इस मेथड से बाहर, मतलब इस कर्ली बेसिस से बाहर यूज करेंगे, अगर अगर तुम्हें n बाहर भी यूज करना है तुम यूज कर सकते हो, बट जो n मेथड से बाहर यूज करोगे और जो n मेथड के अंदर होएगा दैट विल बी डिफरेंट। ओके, एंड स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल जो होंगे वो मेथड से बाहर बनते हैं, क्लास के अंदर बनते हैं। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल में तुम्हें एक स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ता है ताकि पता चल जाए कि वो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक स्टैटिक है। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होएगा, जैसे इसके नीचे और भी मेथड्स मान लो कि बने हुए हैं और तुम्हें m इक्वल टू 100 कहीं पे एक्सेस करना है, मतलब जैसे हमें यहाँ पे n हमारा 90 है और हमें m भी इसके अंदर चाहिए, तो वी कैन एक्सेस दिस स्टैटिक वेरिएबल इन एनी ऑफ द मेथड। ओके, और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होएगा, वो क्लास के अंदर बनता है बट तुम इसको कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, सो coming on to the next slide, there are some rules for writing variable name. Actually, you can write any of the name by your choice, but there's we are abide to the some of the rules which we need to follow while writing the variable name. Okay, variable name can have letter, digit, and you cannot use any of the special character except underscore and dollar sign. Special characters क्या होते हैं? जैसे डॉट हो गया, हाइफन हो गया, कॉलन हो गया, सेमीकोलन, एंड स्टार, स्लैश, ब्रैकेट्स, दिस ऑल आर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। और जो वेरिएबल नेम है वो ऑलवेज ऑलवेज हमेशा एक लेटर से स्टार्ट करना है। यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम बाय अ डिजिट। ओके, सो जैसे जावा के सॉरी, जो Hardik, जावा I'm sorry. There is a doubt. हाँ यस, The students are telling to repeat the static variable part. सॉरी, Please repeat the static variable part. There was one query in the chat box. ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। स्टैटिक वेरिएबल, ओके, जो स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास के अंदर बनते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर, बट वो किसी मेथड में इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ वो क्लास के अंदर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया और एक हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में हमें अगर डिफरेंस पता करना है तो उसके लिए पहले हमें एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि पता चल जाए जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर या असाइन कर रहे हैं वो एक स्टैटिक है। तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेंगे ताकि पता चल जाए वो एक स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया है। अब स्टैटिक वेरिएबल में क्या होएगा, जैसे यहाँ पे क्लास के अंदर है, इसके सपोज कर लो इसके नीचे बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं। ओके, अब किसी मेथड के अंदर हमें m इक्वल टू 100 एक्सेस करना है। एक्सेस करना है मतलब हमें m की वैल्यू जो 100 है हमें किसी मेथड के अंदर यूज करनी है। सो वी कैन यूज ओनली फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स। वी कैनॉट हैव एक्सेस टू द इंस्टेंस वेरिएबल टू बी यूज इन अनदर मेथड। मतलब जो भी अगर तुम्हें कहीं पे यूज करना है तो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होएगा। अब आई थिंक क्लियर है। ओके, इज एनी डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल? कैन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस इन अनदर क्लास? स्टैटिक वेरिएबल क्लियर हुआ?
हाउ वी कैन यूज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जैसे अगर तुम्हें क्लास के बाहर भी कुछ उसको वेरिएबल को यूज करना है, जैसे क्लास के बाहर यहाँ पे डेटा इक्वल टू 50 है। अब किसी ने बोला डेटा की वैल्यू को ऐड कर दो बाय 1, तो वो क्लास के बाहर क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है वो। वी कैन पुट एनी ऑफ द ऑपरेशन ऑन द डेटा वेरिएबल। ओके, so like coming on back on the like rule for writing variable name. Okay, as we know, Java is case sensitive. So like myvar and this myvar, here that v is in capital and here v is in a small case. So as a Java is case sensitive, so these two both variables are different variables. Okay, तो एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। क्लास का नाम डालते हैं वेरिएबल रूल्स। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वेरिएबल का नाम डाला हमने वेरिएबल इक्वल टू 10, और अगर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे वेरिएबल को, तो अगर इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके बीच में अंडरस्कोर डालता हूँ तो तब भी एक ये लेजिट वेरिएबल है, क्योंकि अंडरस्कोर वैलिड है उसके लिए। नेमिंग कन्वेंशंस में वेरिएबल के लिए अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर अंडरस्कोर के साथ एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि अंडरस्कोर के साथ भी रन हो जाएगा ये। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ भी रन हो गया। अंडरस्कोर की जगह मैं अगर यहाँ पे हाइफन डालूं, इट विल गिव एन एरर, क्योंकि हाइफन अलाउड नहीं है। अंडरस्कोर और डॉलर साइन के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में यूज करने के लिए। ओके, लेट्स चेक द वन। अगर मैं यहाँ पे int टू 4, अगर यहाँ पे मैंने int 4 लिया, 4 एक वेरिएबल लिया, उसकी हमने वैल्यू असाइन करी 4, अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। अगर सपोज मैं वेरिएबल के स्टार्टिंग में जो वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ वो हम वेरिएबल स्टार्ट करें किसी डिजिट से, तो वो अलाउड नहीं है, तो इट विल गिव एन एरर। ठीक है, कि यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ डिजिट। और अगर एज अ जावा इज केस सेंसिटिव, अगर मैं इस 4 का एफ कैपिटल कर दूं और इस 4 का एफ स्मॉल ही रखूं, तो तब भी वो देगा एरर देगा, बिकॉज ये बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे 4 नाम का जो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं कर पा रहा, तो वो एक एरर दे रहा है। ओके, and there is one more rule, you cannot have a white space between the variable, like as you have to write a program for simple interest and you want to take a variable as principal amount, so you cannot write like principal space amount। तो वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्पेस ले लिया। ओके, एक बार प्रिंट भी करवा देते हैं इसे। A4 वाला लाइक ओरिजिनल वापस सही कर देते हैं। ओके, अब इसको प्रिंट करवाते हैं, तो इट विल गिव एन एरर, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में एक स्पेस है। सो यू कैन नॉट हैव अ स्पेस बिटवीन द वेरिएबल, सो यू कैन राइट अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेस, तो वो रन कर जाएगा। देयर माइट बी सम मिस्टेक। ओके, यहाँ पे चेंज नहीं किया हमने, वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड यू कैन नॉट यूज स्पेशल कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। सो यू कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज data type. Okay, there are many different data types, but first we need to identify the type of data that we want to use. Like मैं पहले अपना data type like हमें type of data पता होना चाहिए कि जो हम यूज करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे what is your name, like यहाँ पे ग्रेसी है या फिर सौरभ मान लो, या फिर और भी जो नेम्स हैं वो ले लो। तो वो जो नेम है वो एक करेक्टर कलेक्शन है। ठीक है, जो करेक्टर कलेक्शन है वो उसके लिए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम नेम स्टोर कर सकते हैं। सो अगर कोई पूछा है लाइक हाउ मेनी मेंबर्स आर इन देयर फैमिली, तो जैसे जो भी ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 7, और लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस सेशन, लाइक 100 110, तो ये सब इंटीग्रल वैल्यू है, तो उसके लिए इंट
डेटा टाइप होता है, सो वी कैन यूज दैट इन डेटा टाइप टू स्टोर दिस नंबर्स। ओके, सो अगर वो यहाँ पे अगर मार्क्स की बात आती है, मार्क्स जो होते हैं वो एक इंटीजर फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर एक डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो उसके लिए फ्लोट या डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। एंड फॉर यस नो टाइप क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन we can use boolean type of data. Okay, so there are two types of data types, that is primitive and non-primitive. तो नॉन प्रिमिटिव मतलब होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड क्लासेस, स्ट्रिंग्स एंड एरे। सो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये के रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। सो क्लासेस, स्ट्रिंग्स एंड एरे यू विल लर्न all this about in upcoming sessions. Okay, so starting with the primitive data type, first one we have boolean. Okay, जो boolean will either have two possibilities, it has only two possibilities, either it will give true or false। अगर यहाँ पे boolean हमने डेटा टाइप लिया है तो ये हमारा फ्लैग एक वेरिएबल हो गया, हमने यहाँ पे इसको ट्रू असाइन कर दिया। ओके, तो अगर हम आउटपुट लेंगे तो ये ट्रू एज आउटपुट दे देगा। सो नेक्स्ट वी हैव कैर। कैर में क्या होगा, char has a size of 2 bytes and char is used to store a single character value which should be surrounded by single quotes। सिंगल कैरेक्टर वैल्यू मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। जैसे यहाँ पे कैर हमने डेटा टाइप लिया, माइग्रेट यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर किए, सिंगल कैरेक्टर जो वो भी एक सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करवाएंगे माइग्रेट को तो वो एक बी एज आउटपुट दे देगा। सो नेक्स्ट वी हैव बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। all these four are comes under category of integer data type। ठीक है, so starting with byte। ओके, एक चीज हो रहा है कैरेक्टर्स में, जैसे अगर तुम्हें मान लो कि एक को कैरेक्टर ऐड करना है, जैसे यहाँ पे खाली सिर्फ बी है। ओके, इफ यू वांट टू ऐड वन लाइक मोर देन वन कैरेक्टर, सो वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप फॉर दैट। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होगा, स्ट्रिंग जैसे कोई भी सीक्वेंस या सीरीज है कैरेक्टर्स की या कोई भी कलेक्शन कैरेक्टर का है तो उसको हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे लिखा हमने स्ट्रिंग कीवर्ड, देन कलर इज अ वेरिएबल नेम एंड इसके अंदर हमने वाइट लिख दिया। ओके, वाइट इज सराउंडेड विद डबल कोट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव बाइट। बाइट हैज अ साइज ऑफ 1 बाइट। जो ये साइज ऑफ 1 बाइट है कंप्यूटेशनल साइज है, मतलब जो साइज ये उसके अंदर रैम के अंदर लेगा स्टोर करने के लिए, तो ये 1 बाइट लेगा। 1 बाइट मतलब होता है 8 बिट। जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है और 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट, तो वैसे ही 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट मतलब टू द पावर 8 यूनिक वैल्यूज प्रोसेसर में ले सकता है। तो 8 टू द पावर 8 मतलब 256 हो गया। 256 यूनिक वैल्यूज एक बाइट अपने प्रोसेसर में स्टोर कर सकता है। तो जो 256 वैल्यूज हैं उसको हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 128 टू 127। तो अगर तुम इन दो नंबर्स को ऐड करोगे तो 256 वैल्यूज बनेंगे। ओके, सो जैसे इसमें एग्जांपल में क्या है, बाइट हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया, रेंज हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, हमने उस वेरिएबल को 124 असाइन कर दिया और अगर रेंज का आउटपुट करवाएंगे तो 124 एज आउटपुट देगा। सो नेक्स्ट वी हैव इंटीजर int data type that has a size of 4 bytes। 4 bytes again means like 32 bits। 32 bits means to the power 32 unique values। so to the power 32 मतलब बहुत बड़ा Excuse me, नंबर। Hardik. yes, One student is requesting you to explain this again. Just which this one? part. Which part? Byte 1. Okay, Byte byte। दोबारा explain कर दो. ओके 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 ओके, तो बाइट डेटा टाइप में क्या होता है, बाइट डेटा टाइप में जो उसका साइज है वो 1 बाइट है। जो 1 बाइट है ना, ये इस बाइट से डिफरेंट है। जो डेटा टाइप का नाम है वो बाइट है, बट जो ये वाला 1 बाइट है ये डिफरेंट है, कंप्यूटेशनल बाइट है। मतलब जो भी वेरिएबल सेव होते हैं वो रैम के अंदर सेव होते हैं। ओके, और जो रैम के अंदर सेव होगा तो वो कुछ स्पेस लेगा। तो जो स्पेस जो ये बाइट डेटा टाइप है इसको स्टोर करने के लिए वो 1 बाइट स्पेस लेगा। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स होते हैं। जैसे आपको बताया कि जैसे 1 GB के अंदर 1024 MBs होती है, वैसे ही इसमें 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स में क्या होगा कि वो टू दी पावर 8 यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकता है। टू दी पावर 8 मतलब 256 हो गया, तो 256 यूनिक वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन द साइज ऑफ 1 बाइट। ठीक है, 256 यूनिक वैल्यूज को हमने -128 टू 127 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जो बाइट डेटा टाइप की जो रेंज है स्टोर करने की वैल्यू वो इस रेंज के बिटवीन है।
अगर यहाँ पे हमने बाइट 124 लिया है, बाइट हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया है, रेंज हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, हमने इसको यहाँ पे 124 असाइन कर दिया। अब जो इसकी रेंज है इसके अंदर आ रही है, तो अगर हम रेंज को वो प्रिंट करवाएंगे तो इट विल गिव आउटपुट एज अ 124। ओके, so coming to the next, that is in data type. In data type has a size of, Please explain that Boolean part also. okay, boolean part. हाँ, boolean part जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द टाइप ऑफ डेटा दैट वी वांट टू यूज। मतलब जैसे यहाँ पे डू यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग, यस या नो, इसमें यस या नो में क्वेश्चन में आंसर हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आंसर हो सकता है। तो उस टाइप के लिए हमारे पास एक boolean डेटा टाइप है। तो boolean डेटा टाइप क्या करता है, इट हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज जो वो रिटर्न करेगा, इट विल आइदर बी ट्रू और इट विल आइदर बी फॉल्स। खाली बूलियन जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे बूलियन हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल दिया फ्लैग, हमने इसको यहाँ पे ट्रू असाइन कर दिया, तो जब हम फ्लैग को प्रिंट करेंगे तो वो ट्रू रहेगा। ओके, जो उसका साइज है, जो भी वो रैम में या हार्डवेयर में जो साइज लेते हैं वो डिपेंड करता है हमारे जेवीएम के ऊपर। ओके, जो ट्रू फॉल्स वाला है ये आपको अभी आगे यूज होएगा, तो यू विल गेट मोर अबाउट इट। ओके, सो डोंट वरी, अगर अभी नहीं होएगा तो प्रोग्राम में शो कर देंगे कैसे कैसे वर्क होता है। पहले थ्योरी समझ लेते हैं, बेसिक थ्योरी, उसके बाद प्रोग्राम में दिखा देंगे। ओके, so next I am on the in data type. Okay, so it has a size of 32 bits, so यानी 2 the power 32 यूनिक वैल्यूज हो गए। तो 2 the power 32 इज अ लाइक ह्यूज नंबर, तो जो उसको हमने रेंज यहाँ पे वो करी है वो इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हो सकता है। ठीक है, तो जो नंबर स्टोर कर सकता है वो इन इन नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर स्टोर कर सकता है। अब इससे पहले हमारे पास एक शॉर्ट डेटा टाइप भी था, बट शॉर्ट डेटा टाइप का जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है, और इंट के बाद एक और आता है वो है लॉन्ग। लॉन्ग का जो साइज होता है वो होता है 8 बाइट्स। बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो इन डेटा टाइप यूज करते हैं, बिकॉज कि जो भी हमें लाइक बेसिकली जावा प्रोग्राम में कोई भी जो नंबर जो भी प्रोग्राम बनाना होता है वो कोई भी नंबर सेव करना है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी नंबर है उसको सेव करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन इसकी रेंज में आ जाती है। तो जो कॉमनली डेटा टाइप यूज होता है इंटीजर में तो वो इन डेटा टाइप है। ओके, अगर तुम्हें लॉन्ग वेरिएबल लॉन्ग डेटा टाइप यूज करना है, तो अगर इससे ज्यादा रेंज आ रही है, मतलब इससे कोई बड़ा नंबर तुम्हें यूज करना है, तो यू कैन यूज लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप। ओके, okay, but if we put the value of range 129, will it print or not? Okay, that I will show that in a program कि वो print करता है नहीं करता। Actually वो print नहीं करेगा क्योंकि जो उसकी range है वो 127 है। अगर तुम यहाँ पे 129 पुट करोगे तो वो उसकी range से बाहर जा रहा है, तो वो print नहीं करेगा, वो एक error देगा। ओके, वो सब मैं आपको अभी प्रोग्राम में शो करता हूँ। पहले एक बेसिक थ्योरी का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोग्राम में उसको रन करके दिखाऊंगा सारे। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लोट एंड डबल है। ठीक है, फ्लोट एंड डबल आर यूज्ड टू शो डेसिमल टाइप ऑफ वैल्यू जिसमें डॉट आते हैं। ओके, सो फ्लोट हैज अ साइज ऑफ 4 बाइट्स एंड डबल साइज ऑफ हैज अ साइज ऑफ 8 बाइट्स। ठीक है, तो वही मतलब यहाँ पे 4 बाइट मतलब 32 बिट्स हो गया, 8 मतलब यहाँ पे 64 बिट्स हो गया, यानी 2 की पावर 32 यूनिक वैल्यूज एंड 2 की पावर 64 यूनिक वैल्यूज। तो ये मतलब जो उसका यूनिक वैल्यूज बनता है वो उसकी नीड नहीं है कि कितने नंबर बनेंगे, 2 की पावर 32 एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। ओके, तो एक बार यहाँ पे प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने करते हैं चेकिंग डेटा टाइप। ओके, अब यहाँ पे हमने एक लिया कैर डेटा टाइप, हमने उसको नाम दिया, यहाँ पे कैर को दिया यहाँ पे हमने एक सैंपल। ओके, इक्वल टू सिंगल कोट्स यहाँ पे किया ए। ओके, प्रिंट हमने किया ए नहीं, वेरिएबल का नेम यहाँ पे सैंपल है तो सैंपल होएगा। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने, क्या लिया यहाँ पे डेटा टाइप, और जो हमारा सैंपल है वो एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक सिंगल कैरेक्टर असाइन किया है, इट इज साउंडेड बाय सिंगल कोट्स। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल
एक मिनट, आई फॉरगॉट टू पुट सेमीकोलन, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर डालता हूँ और अब इसको प्रिंट करता हूँ, तो इट विल गिवन एन एरर कि यहाँ पे तुम दो कैरेक्टर चाहते थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज होएगा। और अगर सिंगल कैरेक्टर यूज करता हूँ और डबल कोट्स लगाता हूँ तभी वो एक एरर देगा, ठीक है। तो कैर में ध्यान रखना है कि वो एक सिंगल कैरेक्टर यूज होएगा और सिंगल कोट्स यूज होंगे उसके अंदर। और अगर तुम्हें अगर डबल कैरेक्टर भी लिखना है, लाइक मोर देन वन कैरेक्टर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हमने लिया नेम, ओके, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स लिखा। सो जो भी नेम मान लो, जैसे कि सौरभ, ओके। तो जो नेम है, सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट सेमीकोलन, जो नेम है वो यहाँ पे सौरभ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक बाइट वाला डाउट था, बाइट में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक लिया बाइट डेटा टाइप, बाइट ए इक्वल टू लेट्स टेक रेंज एज अ वेरिएबल इक्वल टू 124। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया बाइट डेटा टाइप और जो रेंज है वो हमारा वेरिएबल है। हमने वेरिएबल के अंदर 124 हमने पुट कर दिया, ठीक है। अगर इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। एंड सपोज अगर इसको हम जो हमारी बाइट की जो रेंज है वो -128 से लेकर 127 है, ठीक है। तो अगर हम उसको 127 से एक्सीड करते हैं तो इट विल गिव एन एरर। जैसे यहाँ पे मैं 55 लिखता हूँ और उसको यहाँ पे शो करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो जो उसकी रेंज है तो रेंज में ही उसको यूज करना है, ओके। सो होप कि आपको ये सब थोड़ा क्लियर होएगा। अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके क्लियर, यस सर, क्लियर, गुड हर्षिता। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग बाइट, ओके ग्रेट पॉइंट। अगर हम कोई भी नंबर यूज कर रहे हैं, अगर जैसे हम कोई अगर बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी अगर नंबर जो हमारी बाइट की रेंज में आ रहा है, ओके, बाइट की जो रेंज है उसमें आ रहा है, एक मिनट, जैसे जो हमारी बाइट की रेंज है जैसे 128 टू 127 है, ठीक है। तो जो बाइट का साइज है ना वो 1 बाइट है, तो जो हार्डवेयर में जो ये साइज लेगा 1 बाइट लेगा। अगर हमारे पास इस रेंज में नंबर है तो वी शुड प्रेफर कि हम बाइट रेंज यूज करें। बट अगर हम देखें जो हमारे जो लेवल होते हैं प्रोग्राम के वो इतने बड़े नहीं होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स में क्या होएगा कि उनके लाइक मिलियंस ऑफ लाइंस के कोड होते हैं, तो उसमें एक एक बाइट का जो होता है ना स्टोरेज, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे अगर कोई भी नंबर इस रेंज में आता है सो वी शुड प्रेफर टू यूज बाइट, क्योंकि वो जो उसकी साइज है वो कम यूज होएगा हार्डवेयर के अंदर, तो इट विल बी मोर एफिशिएंट और वो साइज कम लेगा, ओके। ओके क्लियर, या वी कैन यूज स्ट्रिंग टू हैव, ओके। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिटरल्स, ओके। लिटरल्स क्या होते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो भी हम वेरिएबल को देते हैं वो लिटरल्स होते हैं। लाइक बेसिकली क्या है, जो भी वैल्यूज हमने वेरिएबल में तो स्टोर करी जाती है, कोई भी वैल्यू जो भी वेरिएबल में स्टोर करती है उसे लिटरल्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप लिया, ओके, इंट के अंदर हमने यहाँ पे 23 उसको स्टोर किया, तो एक लिटरल हो गया। डबल हमेशा क्या करते हैं, डेसिमल टाइप फॉर्म स्टोर करते हैं, तो डबल के अंदर हमने इसको स्टोर ये 9.86 स्टोर किया, तो एक लिटरल हो गया। बुलियन एज ऑलवेज ट्रू या फॉल्स देते हैं, तो ट्रू फॉल्स लिटरल है। कैर में सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो भी हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं उसे लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोग्राम में देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैर में ए लिया, जो ए है एक लिटरल है। सौरभ इज ए लिटरल, ठीक है। 124 इज ए लिटरल, ठीक है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे लें फ्लोट फ्लोट फाइन इक्वल टू 10.5, ओके।
और यहाँ पे लें डबल इक्वल टू डबल, we can have a variable name double double mine. Okay, mine is a variable name. So अगर हमने यहाँ पे भी इसको यहाँ पे 10.5 लिया, ओके, अगर हम इन दोनों को प्रिंट करें, we have ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, जैसे अब कोई भी तुम डेसिमल यहाँ पे यूज कर रहे हो, कोई भी डेसिमल नंबर यूज कर रहे हो, तो वो डिफॉल्ट जो होता है वो डबल में होता है, ठीक है। अगर अगर तुम्हें फ्लोट में लिखना है तो यू नीड टू राइट एफ आफ्टर राइटिंग द वैल्यू। जो भी तुम वैल्यू लिख रहे हो उसके बाद तुम्हें एफ, जो एफ है वो कैपिटल भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। ताकि अगर तुम इसके अंदर एफ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये डबल ले लेगा, तो उसके लिए हमें एफ लिखना पड़ता है ताकि पता चल जाए कंपाइलर को जो हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो फ्लोट है, और जो हम नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं वो भी फ्लोट है, तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट में एक एफ ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप एफ नहीं लिखते तो इट विल गिव एन एरर। ओके, तो एफ यहाँ पे अगर फ्लोट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि तुम वैल्यू असाइन करने के बाद लास्ट में एफ लिखो। ऐसे यहाँ पे डी में डबल में डी यूज होता है, लाइक कैपिटल डी या स्मॉल डी और कैपिटल डी, बट कोई भी यूज कर सकते हैं, बट वो डिफॉल्ट जो भी डेसिमल वैल्यू जो भी होगी वो डिफॉल्ट डबल ही होती है, तो उससे इतनी नीड नहीं होती है। ओके, और इंट बाइट शॉर्ट में भी कोई नीड नहीं है उसके आगे पुट करने की, बट अगर हमें कोई फोन नंबर, जैसे कोई हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है वो सेव करना है, तो अगर हमने इंट में लेते हैं, लेके देखते हैं, इंट में हमने ऐसे कॉन्टैक्ट लिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा 9625242475, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं कॉन्टैक्ट को, ठीक है। हाँ देखो, अभी इसने एक एरर दे दिया कि जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है ये इंट के उससे बाहर जा रहा है रेंज से, सो वी नीड टू हैव लॉन्ग डेटा टाइप हेयर, ठीक है, क्योंकि जो इंट का डेटा साइज था वो 4 बाइट था और लॉन्ग का जो है वो 8 बाइट है, तो लॉन्ग वेरिएबल और उसकी जो रेंज होगी वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड if you're using long variable so you need to put again l, बाइट शॉर्ट इंट में कोई जरूरत नहीं है, अगर लॉन्ग वेरिएबल यूज करें तो लॉन्ग में एल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा। ओके, so littles, and after that we have identifiers. Okay, so identifier are used to name a variable, constant, function name और कुछ भी, मतलब अगर पूरे हम किसी जावा प्रोग्राम में किसी भी चीज को हम नेम करते हैं तो उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक इंट a इक्वल टू 20 लिया, ए हमारे यहाँ पे वेरिएबल का नेम है, तो जो हमने वेरिएबल को नेम दिया है तो एक आइडेंटिफायर हो गया, क्योंकि वेरिएबल का नाम a है तो a इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास का नाम यहाँ पे हमने टेस्ट दिया, तो एक भी ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखते हैं, क्लास का नाम यहाँ पे चेक डेटा, दिस इज आइडेंटिफायर, दिस इज आइडेंटिफायर, सैंपल इज एन आइडेंटिफायर, नेम, रेंज, जो भी हम किसी चीज को भी नाम दे रहे हैं, चाहे वो क्लास हो, पैकेज हो, वेरिएबल नेम हो, या फिर एरेज में हो, या फिर किसी में भी हो, कॉन्स्टेंट में हो, कोई किसी को भी जो हमने नेम दिया है उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव जावा कीवर्ड्स। सो जावा कीवर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स, तो लाइक दे हैव सम लाइक स्पेसिफिक मीनिंग इन जावा लैंग्वेज, लाइक अगर इंट है, इंट का मतलब अभी बताया था कि डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू शो कर सकते हैं, और जैसे फॉर हो गया, क्लास हो गया, क्लास हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे क्लास आपको याद है कि यहाँ पे क्लास है, ठीक है। सो ये सब कीवर्ड्स हैं। सो जो कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नेम नहीं हो सकते क्योंकि दे हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग इन जावा लैंग्वेज, ठीक है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ कीवर्ड, you don't need to remember all of these keyword as you get advanced in Java, so you will get to know, okay, this word is keyword or this word is not a keyword, okay, so you don't need to remember all of this. So and you cannot write a variable name or object name by a keyword, जैसे आपको अगर यहाँ पे याद हो, हमने अब यहाँ पे rules for writing names लिखी थी, so यहाँ पे ये रूल था कि reserved word cannot be used as a variable name. So अगर यहाँ पे अगर हम एक जो हमने बनाया था वेरिएबल रूल, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था, अगर इसके अंदर हम एक कीवर्ड यूज करें, जैसे फॉर की जगह हम ये वाला फॉर यूज करते हैं, FOR, ठीक है, FOR जो है
वो एक कीवर्ड है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं और अब प्रिंट करते हैं इसे, तो इट विल गिव एन एरर। ओके, सो यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स फॉर वेरिएबल नेम। ओके, होप यहाँ तक क्लियर होएगा सबको। अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, संजीत क्लियर, अनमोल क्लियर, clear sir, clear, okay, yes you are. No doubt. Okay, good, that's cool. So we can continue. So next is operators. So जो operators हैं वो बहुत सारे होते हैं. So starting with the first one, that is unary operators. तो यहाँ पे जैसे है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो जो प्लस प्लस है वो मतलब इंक्रीमेंट है, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज कर देगा, और जो डिक्रीमेंट है वो वेरिएबल की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। मतलब पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में क्या होगा, जो प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा वो वेरिएबल के बाद लगेगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल के बाद लगा है, ओके, यहाँ पे वेरिएबल के बाद लगेगा, तो उसका मतलब क्या है, पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस वेरिएबल से पहले लगेगा। मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी। तो उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंट x इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे x हमारा एक वेरिएबल है और इंट हमारा डेटा टाइप है, ओके, जो कि इंटीजर वैल्यू लेते हैं। इंटीजर वैल्यू में हमने यहाँ पे 10 दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस प्लस। अब x प्लस प्लस क्या है, यहाँ पे ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है। पोस्टफिक्स मतलब बाद में, और प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट। तो ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट हुआ। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा कि जो पहले x की वैल्यू है पहले वो यूज होगी, जैसे ये स्टेटमेंट इतनी खत्म होती है प्लस प्लस तक आता है, जो भी उसका फंक्शन जो हमने उसको यूज करने के लिए दे रखा है, जैसे वो यूज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जैसे एक बार एग्जांपल से लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको रन करेंगे तो इट विल प्रिंट 11, इट विल प्रिंट 10, ओके। तो क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो उसका काम क्या था, प्रिंट करना। तो उसने प्रिंट किया और जैसे ही प्रिंट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। इट विल इंक्रीमेंट बाय 1, तो 10 प्लस 1 11, और वो जो 11 है वो x में अपडेट हो जाएगा। तो x इज नो मोर 10, x द अपडेटेड वैल्यू ऑफ x इज 11, ठीक है। पोस्टफिक्स में यही होगा कि मतलब पहले यूज करेंगे फिर इंक्रीमेंट होएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, प्लस प्लस एक्स, ठीक है। प्लस प्लस एक्स मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स मतलब पहले, इंक्रीमेंट मतलब एडिशन, एडिशन मतलब एडिंग इंक्रीमेंट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस 1 मतलब पहले ऐड होएगा फिर वैल्यू एक्स ही प्रिंट होएगी। तो जैसे यहाँ पे लास्ट तक वैल्यू हमारी एक्स ही अपडेट होकर 11 हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या होएगा, वो x की वैल्यू 11 प्लस 1 12 हो गई है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हुआ, उसके बाद x की वैल्यू यूज होगी, तो x की वैल्यू 12 हो चुकी, तो इट विल प्रिंट 12, ओके। ऐसे फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये डिक्रीमेंट है यानी माइनस माइनस, इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, और ये पोस्टफिक्स है। पोस्टफिक्स मतलब अगेन कि जो x की वैल्यू है पहले वो यूज होगी, उसके बाद डिक्रीमेंट होएगा। तो जो उसकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो 12 थी, तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा। और 12 प्रिंट होने के बाद जैसे ये माइनस माइनस फिर यूज होएगा, तो माइनस माइनस यानी x की वैल्यू 12 में से 1 होगी तो 11 आ गई, तो इसकी अपडेट वैल्यू 11 हो चुकी है। फिर यहाँ पे दोबारा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, तो दोबारा ये क्या करेगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर x की वैल्यू यूज करेगा। तो यहाँ पे 11 फिर 11 माइनस 1 10, उसके बाद वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू यूज होके 10 हो जाएगी, तो इट विल प्रिंट 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंट की वैल्यू यहाँ पे a हमने यहाँ पे 10 दे दी है, b यहाँ पे हमने 10 दे दी है, ओके। और यहाँ पे a प्लस प्लस कर रहे हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो पहले जो इतना पार्ट है पहले हम इसको यूज कर लेंगे। मतलब पहले ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट, पहले पहले जो वैल्यू पहले वो यूज होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो जो इतनी वैल्यू है पहले यूज कर लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस, जो प्लस है नॉर्मल वाला प्लस है एडिशन वाला, उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस a है। जैसे हमने यहाँ पे 10 यूज किया था तो उसकी वैल्यू ऐड होके 11 हो गई थी, बट यहाँ पे हमारे लिए 10 ही बनेगा, बट उसकी अपडेटेड वैल्यू a की 11 हो चुकी है। फिर यहाँ पे प्लस प्लस a है, तो प्लस प्लस a मतलब पहले वो इंक्रीमेंट होगा फिर यूज होगा, तो अपडेटेड वैल्यू हमारी यहाँ पे 11 थी, फिर प्लस प्लस किया तो यहाँ पे 12 हो गई, और हमने यहाँ पे a की वैल्यू 12 ले ली है, तो सो यहाँ पे 10 प्लस 12 तो 22 प्रिंट कर देगा, ठीक है।
Hardik, अब हाँ Hardik, हाँ there is हाँ a हाँ query regarding that. Please explain prefix and postfix again. प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ओके। Yeah. प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स क्या होता है, देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो पता है कि एक जो वेरिएबल की वैल्यू वो एक से इंक्रीज होनी है। तो पोस्टफिक्स में क्या है, जो प्लस प्लस है जो माइनस माइनस है वो वेरिएबल के बाद लगना है। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में होता है, जैसे पोस्टपोन कहते हैं, पोस्टपोन हो गया मतलब बाद में हो गया है। तो पहले वो जो प्लस प्लस है माइनस माइनस है वो वेरिएबल के बाद लगेगी। वेरिएबल के बाद लगने का मतलब क्या है कि जो पहले वेरिएबल की वैल्यू है वो यूज होगी, बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। प्रीफिक्स में क्या होता है, प्री मतलब पहले, तो वेरिएबल जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, तो जो वेरिएबल से पहले यहाँ पे प्लस प्लस लग जाएगा और डिक्रीमेंट में वेरिएबल से पहले यहाँ पे माइनस माइनस लग जाएगा। अब जैसे दोबारा इस एग्जांपल को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ली। अब यहाँ पे जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, पहले एक एक करके ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं, पहले कितनी एक्स की वैल्यू ओरिजिनल कितनी है, ठीक है, इसको यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। ओके, सबसे पहला वाला प्रिंट ये वाला है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 आ गई है। अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस प्लस करता हूँ, उसके बाद दोबारा प्रिंट करवाता हूँ इस स्टेटमेंट को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 थी जैसे यहाँ पे देखा, और यहाँ पे एक्स प्लस प्लस हुआ। तो एक्स प्लस प्लस मतलब जो ये प्लस प्लस है ये खाली यहाँ तक है, जैसे ये जो ये वाली स्टेटमेंट यूज हो जाएगी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से। तो अब जब ये वाला एक्स है इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये 11 प्रिंट होएगा यहाँ पे अब, ठीक है। पहला जो प्रिंट 10 हुआ है ये वाला स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने हमने एक्स प्लस प्लस किया। एक्स प्लस प्लस में हमने कोई यहाँ पे कुछ हमने कोई कमांड नहीं दी प्रिंट करने की, तो नॉर्मली ये प्लस हो गया, तो 10 से 11 हो गया, और उसके बाद हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जैसे इसको हटा देते हैं एक बार के लिए और ये इस एग्जाम्पल को दोबारा समझ लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, यहाँ पे हमने एक्स प्लस प्लस किया, तो एक्स की वैल्यू 10, पहले प्लस प्लस जो यहाँ पे प्लस प्लस है पोस्ट फिक्स है मतलब एक्स के बाद है, तो जो एक्स की पहली जो वैल्यू है पहले वो यूज होगी फिर इंक्रीमेंट होगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 10 थी तो पहले वो 10 यूज हो चुकी है। यूज का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिंट करना। तो जैसे यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे एक्स की वैल्यू 10 को, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट किया 10 आ गया, जैसे वो प्रिंट होगी उसकी वैल्यू एक्स की अपडेट होगी 11 पे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब पहले अपडेट होगी फिर यूज होगी। जैसे यहाँ पे 11 हो चुकी थी, अपडेटेड वैल्यू हमारी एक्स की 11 है यहाँ इसके इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, पहले इंक्रीमेंट करो फिर एक्स की वैल्यू यूज करो। तो एक्स की वैल्यू हमारी 11 थी, फिर हमने इंक्रीमेंट करके उसको 12 किया, फिर हमने एक्स को यूज किया, तो वो 12 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कुछ मतलब थोड़ा बहुत अभी क्लियर हुआ, या फिर एक एग्जांपल और समझ लेते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। ओके, अगर अगर आपको यहाँ पे भी देखना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अगर सपोज करो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, एक्स प्लस प्लस हो गया, जैसे यहाँ पे 10 था, इंक्रीमेंट हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 11 हो चुकी है, तो जो उसकी अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे कितनी कितनी प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है हम ये यूज कर चुके हैं। 10 एक्स की वैल्यू थी तो प्लस प्लस हुआ वो 11 होगी, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो हम चेक करेंगे एक्स की वैल्यू अभी करंट कितनी है वो एक 11 है, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा। एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक मिनट गाइस, सो इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 10 है, ठीक है, a प्लस प्लस पोस्ट फिक्स, पहले a की वैल्यू यूज होगी देन इंक्रीमेंट होएगा। a की वैल्यू यूज यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 की 10 वैल्यू यूज कर लिया हमने यहाँ पे इमेजिनरी, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 आ चुका, ठीक है, और जैसे ये स्टेटमेंट यूज हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है, और जैसे यहाँ पे 11 हो जाएगा, जैसे ये यूज होएगा a की वैल्यू 11 हो जाएगी, और ये जो बेसिकली ये प्लस है नॉर्मल वाला प्लस है एडिशन वाला, तो यहाँ प्लस प्लस a है, तो जो a की वैल्यू थी वो 11 हो चुकी है, और ये प्रीफिक्स है मतलब पहले इंक्रीमेंट होएगा फिर वैल्यू यूज होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 प्लस, और जो यहाँ पे 10 की वैल्यू 11 हो गई थी, अब वो दोबारा इंक्रीमेंट होकर वो 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे वो 22 प्रिंट कर देगा। ओके, प्रिंट करवा के देख लेते हैं, 22 प्रिंट हो जाएगा। ओके, और अगर हमें यहाँ पे देखना है
नेक्स्ट में देख लेते हैं, जैसे बी प्लस प्लस है। ओके, बी प्लस प्लस में क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 यूज होएगी, फिर इंक्रीमेंट होएगा, 10 यहाँ पे यूज कर लिया, इंक्रीमेंट होकर उसकी वैल्यू 11 हो गई है, प्लस फिर जो हमारी बी की अपडेटेड वैल्यू 11 थी, तो यहाँ पे पहले क्या होएगा, इस वाले में भी पहले बी यूज होएगा, बी में यहाँ पे 11 यूज करेंगे, उसके बाद वो जब ये स्टेटमेंट यूज हो जाएगी तो उसकी वैल्यू एक और से बढ़ जाएगी, मतलब वो 12 हो जाएगी। बट करंटली हमारे पास यहाँ पे 10 एंड 11 है, तो उसका आंसर 21 देगा। अगर तो इसके बाद भी हमें चेक करना है कि बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें चेक करना है कि बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 12 आएगी, क्योंकि अभी देख लेते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू 12 आएगी, क्योंकि बी यहाँ पे पहले 10 था, ऐसे 10 हमने यूज कर लिया, प्लस प्लस करके उसकी 11 हो गई, फिर 11 के बाद हमने यहाँ पे इसको एज 11 यूज कर लिया, फिर प्लस प्लस करके उसकी 12 हो गई, जो उसकी अपडेटेड वैल्यू जो बी की है वो 12 है, तो यहाँ पे वो प्रिंट बी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ डाउट्स है तो बताओ अभी भी। Can we go a plus 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 minus minus b? हाँ, we can go. Let's make a new statement here. Okay. वो भी लिख सकते हैं, क्या था यहाँ पे a plus plus n plus minus minus b, ठीक है, a plus plus minus 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 b, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इसकी जो सॉरी, एक मिनट, जो उसकी 24, ओके, जो उसकी वैल्यू आई है वो 1 आई है। ओके, कैसे आई है, जैसे a की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, तो a प्लस प्लस यहाँ पे क्या हुआ, पहले 10 वैल्यू यूज हुई, उसके बाद 10 की वैल्यू 11 बन चुकी। ओके, तो बट यहाँ पे तो 10 यूज होएगा, 10, उसके बाद माइनस जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, उसके बाद माइनस माइनस बी, मतलब माइनस माइनस बी मतलब पहले सब्ट्रैक्ट होएगा, उसमें एक वैल्यू जो उसकी b की वैल्यू है उसमें से -1 होएगा, फिर b की वैल्यू यूज होएगी। तो यहाँ पे हमने 10 यूज किया, उसके बाद माइनस नॉर्मल माइनस 10 माइनस 1 9, सो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ओके, नो डाउट सर। किसी को और कोई डाउट तो वो पूछ सकता है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, या कोई किसी को कोई क्वेरी है तो वो डाल सकता है, मैं उसको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, क्लियर, नन सर। ओके, सो carry on to the next operator, that is arithmetic operator. We have plus, लाइक जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो ऐसे नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम प्लस करते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू कुछ है, वाई की वैल्यू कुछ है, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं। ओके, यहाँ पे डालते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया इक्वल टू 10 इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिया हमने एक, इसको एक स्पेसिंग दे देते हैं ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे लिया इंट c इक्वल टू a प्लस b। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं c को। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो c क्या कर रहा है, c हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि a और b को ऐड करो। जो a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को ऐड कर देगा, और जो c की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 15 आ जाएगी। ठीक है, ऐसी ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन लगाएंगे, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो वो सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा। ऐसे यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 10 इंटू 5 50, तो यहाँ पे c की वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी। ऐसी डिवीजन में क्या होएगा, डिवीजन में हमेशा क्वोशंट देता है, क्वोशंट यानी कि 5 जो 10 है वो 5 से कितने में डिविजिबल है, यानी इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, मतलब जो डिवीजन करते हुए हैं, तो जो ये डिवाइड वाला साइन है ये हमेशा क्वोशंट देता है। अब इसके यहाँ पे एक परसेंटेज साइन लगा दे, परसेंटेज साइन मतलब ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको मॉडुलस सिंबल भी कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, ये दो नंबर के बीच में जब डिवाइडर होता है तो उसके बीच में जो रिमाइंडर होता है ये वो देता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 10 से पूरा डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो उसका 0 आ गया। और सपोज करो मैं b की वैल्यू यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो 6 तो 10 से डिविजिबल है नहीं है, और अगर इसको हम पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि जो 6 अगर डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट जो आएगा वो 1 आएगा। और अगर यहाँ पे मैं मॉडुलस साइन लगाऊं, जो रिमाइंडर है बचेगा वो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ओके, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, ओके, आई थिंक ये सब क्लियर होगा, क्योंकि ये तो बेसिक ऑपरेशन है। इसके बाद एक चीज और है इसमें हम जो समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया इंट आई, इसके हमने यहाँ पे 3। ओके, अब इसमें हम एक चीज और कर रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं आई को। अब ये क्या कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिया आई की वैल्यू, अपने यहाँ पे ली 3, हमने आई की वैल्यू 3 असाइन कर दी है। अब आई इक्वल टू आई प्लस 1 क्या कर रहा है, आई इक्वल टू मतलब जैसे यहाँ पे होएगा, जो भी यहाँ पे इक्वल होता है ना, इक्वल में जो भी एसोसिएटिविटी होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब पहले हमेशा राइट वाला पार्ट सोल्व होता है, उसके बाद फिर लेफ्ट में आते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, 3 प्लस 1 वो 4 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इतना पार्ट 4 हो गया, अब जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब आई की वैल्यू हम 4 असाइन कर रहे हैं, तो वो 3 से 4 अपडेट हो जाएगी। अगर यहाँ पे इसको प्रिंट करें तो वो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, वो 3 है, 3 प्लस 1 4, और जो आई इक्वल टू आई प्लस 1 में वो आई की वैल्यू 4 अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे जरूरी नहीं खाली 1 ऐड करना है, यहाँ पे तुम 3 भी ऐड कर सकते हो। तो आई की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे 6 ऐड हो जाएगा। ओके, इस चीज को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे आई इक्वल टू आई प्लस 1 है। ओके, इसको हम एक मिनट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसके नीचे इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, वो ट्राई करते हैं। तो आई प्लस 1, ये एक इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, अगर जो ये चीज है, ठीक, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, प्लस इक्वल टू का मतलब ये है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये जो सेम चीज है ये भी सेम आउटपुट ही देगा। ओके, यहाँ पे 4 आ रहा था तो यहाँ पे 4 ही आएगा। इसने क्या किया यहाँ पे, आई प्लस इक्वल टू, मतलब ये इसका मतलब होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर तुम यहाँ पे माइनस भी कर दोगे तो माइनस भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आई इक्वल टू, इसका हो जाएगा आई इक्वल टू आई माइनस 1। अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो उसका मतलब आई इक्वल टू आई माइनस 1। जब ये माइनस इक्वल टू एक साथ दिख जाए तो उसको ऐसे लिख देना, आई इक्वल टू आई माइनस जो भी यहाँ पे नंबर हो समथिंग। ओके, तो यहाँ पे एक माइनस करके यहाँ पे 3 से वैल्यू उसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे तुम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं सिर्फ 1 से हो, 1 के यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 1 की जगह कोई भी नंबर कर सकते थे ना, आई इक्वल टू आई प्लस 3 भी कर सकते थे, तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस लेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। 3, जो यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, तो आई इंटू इक्वल टू 3 मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू आई इंटू 3। तो आई की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 9, और जो 9 है वो आई के अंदर सेव हो गया, और आई हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है या नहीं है, अगर नहीं है तो कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो चैट में। क्लियर सर, यस सर, क्लियर सर, ओके सौरभ, पलक, मोहम्मद, ऋषभ, गुड, ओके ठीक है। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन है, एक ट्रिक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एवरीथिंग इज क्लियर, गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। एक ट्रिक क्वेश्चन है, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा आई माइनस इक्वल टू माइनस 1। अब बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, इसको छोड़ दो, ये बोल दो ये है नहीं। ओके, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी अगर इसको प्रिंट करेंगे तो, सोच लो, आई इक्वल टू आई माइनस 1 है,
मतलब I माइनस इक्वल टू -1 है। 4 4 4 ओके, ओम, यश, हितेश, ऋषभ, ओके। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। सो जो उसकी वैल्यू है वो 4 आएगी। कैसे हुआ? ओके, मतलब सबको आंसर समझ आ गया, सबको एक कंसेप्ट समझ आ गया, अच्छी बात है। और जिसको नहीं आया उसके लिए मैं बस समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, i इंटू इक्वल टू 3 लिखते थे, तो यहाँ पे i इक्वल टू आई इंटू 3 कर देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू आई माइनस ऑफ -1 होएगा। ठीक है, तो जब माइनस ऑफ -1 होएगा तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आई प्लस 1 बन जाएगा। तो i की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, वो +1 बन के 4 हो गई, तो वो 4 प्रिंट कर देगी। ओके, जिसने 4 आंसर दिया है इसका मतलब तुम सबको कंसेप्ट क्लियर है। और जिसको नहीं पता था तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ सब। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा ये। सो वी कैन गो टू ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज रिलेशन ऑपरेटर। तो रिलेशन ऑपरेटर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डबल इक्वल टू है। ओके, सो डबल इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू, उसका जो डबल इक्वल टू बोलते हैं यहाँ पे इक्वल टू करता है। मतलब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ है, और यहाँ पे अगर बीच में डबल इक्वल टू लगा हुआ है तो ये क्या चेक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जो रिलेशन ऑपरेटर होता है ये हमेशा बुलियन टाइप रिटर्न करता है। बुलियन टाइप में आपको याद हो कि सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, जो बुलियन टाइप आपको याद होगा कि बुलियन डेटा टाइप है, उसके अंदर सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स। तो जो भी ये रिटर्न करेगा वो ट्रू या फॉल्स में करेगा। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ है, तो इक्वल टू क्या चेक करेगा कि दोनों वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है या नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये भी एक बार कर लेते हैं। आई थिंक रुबीना रेज योर हैंड, सेंड इट आउट। ओके, कोई भी डाउट है अगर बचा लो कोई बात नहीं, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे हैंड रेज करके। अगर माइक ऑन करना है तो माइक ऑन भी हो सकता है, और अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो वो भी कर लेंगे लास्ट में अगर नीड है तो। ओके, सो यहाँ पे क्लास बनाते हैं। ऑपरेटर, ठीक है, इंट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम, सॉरी, इंट, हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे x डबल इक्वल टू y। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 ले ली है, y की वैल्यू 6 ले ली है। ओके, सो x, यहाँ पे x डबल इक्वल टू y, मतलब ये चेक कर रहा है कि जो x और y है वो दोनों सेम है या नहीं है। उसको रन करके देखते हैं, तो रन में ऑब्वियसली फॉल्स बताएगा क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब डबल इक्वल टू इसलिए होता है कि दोनों वैल्यू को चेक करने के लिए दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। गाइस डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू चेक करने के लिए कि दोनों वैल्यू सेम है नहीं, और जो सिंगल इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी है। तो सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट वेरिएबल है। ओके, अगर मैं इसको y को अगर सेम कर देते हैं बाय चांस, ओके मान लो, तो x डबल इक्वल टू y, उसको अब रन करते हैं तो ये यहाँ पे ट्रू दे देगा। ओके, ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे नोट है, नोट क्या करेगा, नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए, अगर सेम नहीं होंगे तो इट विल गिव ट्रू, अगर सेम होंगे तो इट विल गिव फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाते हैं, तो ऑब्वियसली सेम है बट नॉट इक्वल टू है तो फॉल्स दे देगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर एंड लेस देन। ग्रेटर लेस देन तो पता ही है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है नहीं, चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे y की वैल्यू पे 3 है, y की वैल्यू यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर वाला साइन लगाया है x के लिए। तो मतलब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ जो हमारा x y से ग्रेटर है या नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3, तो ये है, तो इट विल गिव ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी सिंबल को उल्टा कर दूं चेक करने के लिए, ये लेस देन हो जाएगा कि x इज लेस देन y, तो वो तो है नहीं, लेस देन तो है नहीं है क्योंकि x ग्रेटर है 5 और 3, 5 3 से बड़ा है, तो ये फॉल्स दे देगा। ओके, तो ग्रेटर और लेस देन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और यहाँ पे अगर लास्ट में इक्वल टू भी लगा दे, लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो क्या करेगा, वो उस नंबर को इंक्लूड कर लेगा। जैसे अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x जो है वो y से बड़ा है
और अगर सेम भी हुआ तो भी चल जाएगा, मतलब x जो है वो सेम भी होएगा तो चल जाएगा, और उससे भी बड़ा होएगा तो भी चल जाएगा। तो जैसे सेट्स में अगर याद हो कि सेट्स में जैसे होता है इंक्लूडिंग दैट नंबर, ये वैसी सेम है कि अगर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे इससे बड़ी होगी तो चल जाएगी। जैसे यहाँ पे तो ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको y की यहाँ पे 6 करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको 5 करता हूँ कि यहाँ पे सेम भी है या फिर उससे बड़ा, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाता हूँ और अब करता हूँ कि दोनों की वैल्यू सेम है और ये पूछ रहा है x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे फॉल्स देगा क्योंकि वो y से बड़ा नहीं है, उसके इक्वल है। तो इक्वल के लिए यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे इक्वल साइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट, नो नो नो। ओके गुड, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। एक नई क्लास में रहता हूँ क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या न्यू क्लास, यहाँ पे क्या क्वेश्चन। ओके, मिलिए यहाँ पे 10। सिस्टम लो अब इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा? टाइम लेना, सोचना, देखना, फिर बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। ओके, मतलब सबको क्लियर है, तो उसका आंसर फॉल्स ट्रू ही आएगा, ठीक है। ओके, सबका सही है। गुड गुड गुड, नाइस। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 10 ली है, b की वैल्यू a-5 ली है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो वो क्या कंपेयर कर रहा है? 10, जो वो 10 है यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट, ऑब्वियसली वो नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, और 10 इज ग्रेटर देन 5 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, जैसे कि यहाँ पे b का मैं b इक्वल टू 15 कर देता हूँ, एंड लेट्स डू एंड टू b मॉडुलस 10 ठीक है, ठीक है। सो गाइस अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? टाइम लेना, सोचना, देखो क्या क्या हो रहा है, कौन से ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक एक स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके। ओके, फॉल्स फॉल्स, सक्षम मिसिंग फॉल्स, दीप्ति संजीत। ओके, ओके वी गेट मोर फॉल्स। गौतमी सिंह फॉल्स, फॉल्स, ईशानी सिंह फॉल्स। ओके, ठीक है। इसका आंसर फॉल्स आएगा, प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसका आंसर फॉल्स है। जिसको समझ नहीं आया क्या हुआ, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने a की वैल्यू यहाँ पे 10 ली है, b की वैल्यू यहाँ पे 10 ली है, यहाँ पे क्या हुआ, a++ हुआ, तो यहाँ पे a++ होके इंक्रीमेंट हो गया इसका यहाँ पे 16, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 16 हो गई है, और b माइनस माइनस यहाँ पे मतलब यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। b की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ साथ में। ओके, सॉरी, b की वैल्यू यहाँ पे 14 हो गई है, की वैल्यू यहाँ पे 16 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये मॉडुलस ऑपरेटर है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू 11 हुई है। सॉरी गाइस, आई थॉट कि a हमारा यहाँ पे 15 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई है। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या कह रहे हैं कि b मॉडुलस a, मतलब b को अगर a से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए। तो जो c, अगर b को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसका जो रिमाइंडर है वो c की वैल्यू 3 है। ओके, अब क्या पूछ रहा है, 3 इज ग्रेटर देन b और नॉट। तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 और नॉट, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स हो जाएगा। हाँ सौरभ, वो गलती से मैंने 16 लिखा था, आई थॉट कि वो हमारा वेरिएबल 15 है, सो इट विल बी 11। ओके, सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, ये एंड है। ओके, सो इसका नाम होता है वो लॉजिकल एंड होता है। तो जैसे हम यहाँ पे भी क्या यूज करें, रिलेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। आपको पता है रिलेशन ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू कुछ है और हम वो चेक कर रहे हैं कि x लेस देन 5 है या नहीं है, और यहाँ पे उसी स्टेटमेंट के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि x लेस देन 10 है या नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो टोटली इन दोनों का जो मिक्सचर होएगा वो ट्रू आएगा। मतलब जो यहाँ पे एंड है, अगर एंड क्या चेक करेगा कि अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा इन दोनों का मिला के। तो उसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। Okay, so this is logical operators. टू 5 और यहाँ पे करेंगे सिस्टम डॉट एक्स देन 3 x is लेस देन 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 ले ली है और यहाँ पे चेक कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं x इज लेस देन 10। ओके, तो x ग्रेटर देन 3 है, ट्रू है कि 5 ग्रेटर देन 3। ओके, ट्रू हो गया, और जो x है वो 10 से छोटा भी है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो जो पूरा होल है इसका पूरा मतलब ट्रू एंड ट्रू, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, और सपोज करो मैं अगर इसमें से एक भी फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, जो x की वैल्यू यहाँ पे 3 से हमने छोटी कर दी, मतलब 5 इज लेस देन 3 कर दिया, तो एक एक यहाँ पे फॉल्स हो गया और एक यहाँ पे ट्रू हो गया। तो फॉल्स एंड ट्रू, तो वो फॉल्स देगा। तो अगर इसको ट्रू, अगर एंड यूज कर रहे हैं तो उसको ट्रू बनाने के लिए तो दोनों दोनों जो वैल्यू है वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। और जो ऑपरेटर है नेक्स्ट वो है और में क्या होगा, अगर इसमें से कोई भी ऑपरेट सॉरी इसमें से कोई भी, अगर कोई भी यहाँ पे ट्रू, अगर इसमें से कोई भी वन ऑफ कोई भी ट्रू हो जाता है, लाइक अगर ये ट्रू हो जाए या फिर ये वाला ट्रू हो जाए, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोनों का ट्रू होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे दोनों का ट्रू होना जरूरी था वैसे इसमें नहीं है कि यहाँ पे ट्रू हुए। तो अगर यहाँ पे और कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू दे देगा। अगर इसमें से अगर एक फॉल्स होता है तो भी ट्रू दे देगा, बिकॉज क्योंकि एक ट्रू इसमें से पहले से है, ठीक है। और अगर जैसे इसमें नोट लगाएंगे, नोट में क्या होगा कि वो उल्टा कर देगा, जो वहाँ पे ट्रू आना होगा वहाँ फॉल्स हो जाएगा, वहाँ पे जहाँ फॉल्स आना तो वहाँ पे ट्रू कर देगा। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है? Do you guys have any doubt in this logical operator? Okay, Ishan Singh, please explain again. Okay, Ishan. Sorry, it's Ishani. Okay, Ishani, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये एंड ऑपरेटर है। ओके, इसका नाम लॉजिकल एंड है। इसमें क्या होएगा, इसमें हम दो चीज चेक कर रहे हैं, मतलब ये एक पूरी स्टेटमेंट है। ओके, जैसे एक पूरी स्टेटमेंट है, एक मिनट यहाँ पे सुन एंड कर देता हूँ, ट्रू। तो ये पूरी स्टेटमेंट है, इसमें क्या होएगा, आपको जैसे रिलेशन ऑपरेटर बताया था, जैसे रिलेशन ऑपरेटर में क्या हो रहा था, अगर अगर जो भी हम कंपैरिजन कर रहे थे तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। ओके, तो इसमें भी ऐसे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3 है तो ये ट्रू है, तो इसकी मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, वाला ये वाली वैल्यू जो है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एंड है। अब ये क्या पूछ रहा है, x इज लेस देन 10 और नॉट,
तो जो x की वैल्यू 5 है, 5 10 से छोटी है, तो ये भी ट्रू हो गई है। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो उसका पूरा जो एंड है, मतलब अगर ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ये पूरा एंड मिलके खाली सिर्फ ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर लॉजिकल गेट्स पढ़े हो, जैसे कि 1 एंड 1 1 बनता है, वैसी सेम ऐसी है कि ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू देगा। और जैसे यहाँ पे अगर और कर देंगे, और में क्या होगा, एनी वन ऑफ देम हो जाएगा, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी ट्रू हुआ, कोई भी ट्रू, मतलब या तो ये वाला या तो ये वाला, तो भी ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे इसको एक फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे, ये फॉल्स हो चुका, ठीक है, ये ट्रू हो चुका, बट हमारे इसमें पूरे इसमें एक ट्रू है, तो वो फिर भी ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, ईशानी अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। अरे अभी भी समझ नहीं आया तो मैं किसी और मेथड से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Okay, clear now. Okay, Sanjay. Okay, so that's all for this session. अगर पिछले में कोई डाउट्स हैं या किसी को माइक ऑन करना है या फिर किसी को स्क्रीन शेयर करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड यू कैन लीव। Okay, thank you sir. Thank you Yash. Thank you. सर एक डाउट है सर। हाँ जी बोलिए। सर स्टैटिक वेरिएबल्स में डाउट था, अगर मैं एक वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं तो वो वेरिएबल अगर मैं दूसरे क्लास में अगर मैं कोई उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करूं? हाँ ये मैं बताता हूँ, जो आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बात कर रहे हैं ये सब अपकमिंग सेशंस में हम इसको एक्सेस करके दिखाएंगे। एज अ ये टाइप ऑफ वेरिएबल था तो इसमें ओवरव्यू दी है, तो जो आपका डाउट है ये अपकमिंग सेशंस में क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे एक्सेस करते हैं। ओके वो सर। access करते हैं। ओके, सिर्फ एक ओवरव्यू था कि ये क्लास से बाहर बनता है और किसी मेथड के अंदर एक्सेस हो सकता है। ग्रेट सेक्शन। ओके, थैंक यू सौरभ। सर हाँ बोलो। सर वो मैं जावा का एक कोड कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर रहा था, तो हेलो जावा नाम है फोल्डर का, तो मैंने जावा सी स्पेस हेलो जावा डॉट जावा करके रन किया तो हो नहीं रहा सर कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट की जो डायरेक्टरी खुलेगी ना, जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेफ है नोटपैड के अंदर, उसी डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ। यहाँ पे विवेक, और जो क्लास का नाम है डॉट जावा, ये रन करोगे तो ये चेक करेगा कि ये कंपाइलर चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है। जब भी इसमें कोई एरर ना आए तो यहाँ से सी हटा के और क्लास नेम लगा के वो रन हो जाएगा। बट मेक श्योर कि जो तुम CMD में रन कर रहे हो वो उस डायरेक्टरी के अंदर हो जहाँ पे नोटपैड में तुमने सेव किया कोड को। जैसे कि मैंने अगर लोकल डिस्क सी में कोड सेव कर रखा है तो मैं वहां से डायरेक्ट और प्रोग्राम्स में जाके सी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं रन करूँ प्रोग्राम को। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। सर हाँ यस। सर लाइक अगर मैं सिर्फ कैर ए लिख रही हूँ एंड मैंने उसे इनिशियलाइज नहीं करा एंड मैं उसे रन करती हूँ तो एरर शो कर रहा है वो टर्मिनल पे। अगर उसने इनिशियलाइज नहीं किया, ओके वो इनिशियलाइज करना आपको पड़ेगा। अगर तुम मतलब इनिशियलाइज मतलब उसको वेरिएबल आपने असाइन नहीं किया। मैंने लिखा था कैर ए बस, मतलब उसकी वैल्यू असाइन नहीं करी थी कि उसमें कौन सा कैरेक्टर है, तो बस मैंने कैर ए लिखा था तो उसमें उसके आगे सेमीकोलन लगा दिया तो एरर शो कर रहा है वो कंपाइलेशन। कैर ए हैज नो मीनिंग। जो कैर ए है लाइक मतलब कैर ए के आगे, एक मिनट आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या फिर मतलब कैर ए के अंदर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो उसके अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अच्छा ओके ठीक है।
मतलब वो एरर शो करेगा। सर कैर का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता क्या? होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होता है उसका, वो यूनिकोड में यूज होता है, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू मैं दिखाता हूँ, ये होता है स्लैश ओके U000 करके आएगा। यू इसलिए आता है क्योंकि वो यूनिकोड यूज करता है। That means we cannot print this value by any means. मतलब अगर हमें चाहते हैं वैल्यू प्रिंट, ये जो आईडीएस में पॉसिबल नहीं होता, इसको सीएमडी में कर सकते हैं, क्योंकि आईडीएस के अंदर ये सब होता है कि तुम्हें असाइन करके यूज करना पड़ता है। अगर तुम जैसे मैं यहाँ पे इसको करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे को भी एरर दे देगा। आईडीएस में पॉसिबल नहीं होता कि तुम अगर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू चेक कर सको, वो सीएमडी में चेक कर सको। ओके सर। Basically assigning the value is called declaration. Yes. No, declaration उसे कहते हैं खाली सिर्फ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा, सिर्फ जो ये x है इसको डिक्लेयर किया है। डिक्लेरेशन इसे सिर्फ इसे कहते हैं। असाइनिंग वैल्यू को असाइनमेंट कहते हैं, मतलब कि वैल्यू को वेरिएबल को हमने असाइन भी कर दिया है, तो इसे कहेंगे प्रॉपर कि सिर्फ डिक्लेरेशन मतलब इतना है, उसके बाद वैल्यू असाइनमेंट पूरा है इन दोनों को मिला के। डिक्लेयर करना खाली सिर्फ इतना डिक्लेयर करना होता है, बस हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, ये होता है। हाँ, यू कैन कॉल बोथ, लाइक इनिशियलाइज कर लो, डिक्लेयर कर लो, या फिर उसे असाइन कर लो। सक्षम आपका सर hand raise- हाँ बोलिए। सर अभी भी रन नहीं हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड आ रहा है। अगर उसी डायरेक्टरी में जाके सीएमडी को ओपन कर रहा हूँ तब भी फाइल नॉट रन आ रहा है, नॉट फाउंड फाइल आ रहा नॉट है। फाउंड आ रहा है। ठीक है, जो ये वाला डाउट है सीएमडी वाला, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, वो वहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके सर। सक्षम आप कोई आईडी यूज नहीं कर रहे क्या? सर ये फर्स्ट डे मैंने आईडी यूज नहीं किया था, अब आईडी यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डे से ये डाउट था, तो तब मैंने विशाल सर को कांटेक्ट किया था, तो वो लीव पे थे। तो एक बार सोच रहा था कि कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर दूं, वो एक बार उससे कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो फिर आईडी भी यूज कर लूं। ओके ठीक है, मैं विशाल को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वो आपको लाइक कर लेगा है, मैं उसको बोल दूंगा एक ओके बार। ओके, ओके। सो एनी मोर डाउट्स? No doubt, sir. Everything clear. ओके, तो अगर सब क्लियर है तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। होप कि सब कुछ समझ आ गया हो। सो ऑल ऑफ यू कैन लीव। ओके।